हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रमन स्पेक्ट्रा। तो ये जो रमन स्पेक्ट्रा था उसके लिए 1930 में सर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उसके बाद इंडिया को कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है टिल डेट। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप उस टाइम पे यूज़ किए थे, ठीक है। और उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो सिर्फ 100 रुपीज़ का था। उस टाइम में सिर्फ 100 रुपीज़ में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था अपना, और उस 100 रुपीज़ के सेटअप से उन्हें नोबेल प्राइज़ से अवार्ड सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो भी उन्होंने मतलब इसके जो पीछे के जो फिज़िकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम रमन स्पेक्ट्रा की जो फिज़िकल बैकग्राउंड है उसके बारे में समझते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा बनता कब है, ठीक है। तो जब भी कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी ऑर्गेनिक लिक्विड पे गिरती है तो जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम समुद्र में देखते हैं तो हम कहते हैं कि समुद्र का पानी तो नीला है, बट एक्चुअली तो पानी कलरलेस होता है। ये तो हमें नीला दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट रेज, सन की लाइट रेज वाटर पे गिर रही हैं, समुद्र पे गिर रही हैं, तो जब स्कैटर होके लाइट आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी में चेंज की वजह से हमें जो समुद्र का पानी है वो ब्लू नज़र आता है, ठीक है। तो रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट, ठीक है। इफ अ मोनोक्रोमैटिक light scattered from an organic liquid then its frequency changes, or we can say the frequency of the scattered light is changed with respect to the incident light, okay. This is known as Raman इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी ऑर्गेनिक मटेरियल पे इंसिडेंट होगी तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई है वही सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हो। कुछ जो ऑर्गेनिक मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो कुछ जो लाइट है वो कुछ ऑब्जर्व या तो एब्जॉर्ब करेंगे या कुछ लाइट जो है फोटोन को दे देंगे, तो उसकी वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सिर्फ 100 रुपीज़ में सर सीवी रमन ने उस टाइम पे अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करा था, ठीक है। तो उस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। तो ये उनका ट्यूब था जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल किया था, ठीक है। ये उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल था फिल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक मर्करी सोर्स का उन्होंने यूज़ किया था,
मर्करी सोर्स, ठीक है, उसमें से मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं निकलती है, वाइट लाइट निकलती है मर्करी लैंप में से, लेकिन उस टाइम पे मर्करी लैंप उनके पास अवेलेबल था, तो उन्होंने यहाँ ये मर्करी लैंप यूज़ किया, मर्करी लैंप, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं निकलती, लेकिन हमें जो लाइट चाहिए वो मोनोक्रोमैटिक चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक फ़िल्टर लगाया, ठीक है, एक फ़िल्टर लगाया, और ये फ़िल्टर जो है, जो मर्करी लैंप से जो लाइट रेज निकलेंगी उसको मोनोक्रोमैटिक बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ फ़िल्टर। अब ये जो लाइट है वो तो कहीं भी स्कैटर हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मतलब रमन सर को क्या चाहिए था कि लाइट स्कैटर नहीं हो, तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरे ट्यूब को कवर किया एक रिफ्लेक्टर से, ठीक है, मतलब ये इससे कवर्ड था, यहाँ बनाने के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा ये जो इनका ट्यूब था वो इससे कवर्ड था रिफ्लेक्टर से, ताकि जो लाइट है वो बाहर एस्केप ना हो, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्टर। फिर उन्होंने ये एक हॉर्न शेप्ड ट्यूब लगाया, ठीक है। सो दिस वॉज अ हॉर्न शेप्ड ट्यूब जो कि वुडन का था, हॉर्न शेप्ड ट्यूब था ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया उन्होंने, ब्लैक बॉडी का जो है कोटिंग की, ठीक है, इसके अंदर क्या थी, ब्लैक बॉडी की कोटिंग थी, तो उस ये जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, हर फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यहाँ यानी कि ये जो ब्लैक बॉडी की कोटिंग हमने इस हॉर्न शेप्ड ट्यूब में लगाई वो क्या करेगा, जो लाइट है उसको एस्केप नहीं होने देगा बाहर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने चीज़ क्या की कि ये जो लिक्विड अंदर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ एक कोल्ड वाटर फ्लो करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे जो था कोल्ड वाटर फ्लो रहा था, जिसकी वजह से जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि एक वुडन की स्लिट बनाई, ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी लाइट रेज थी अब यहाँ पे एक बीम में वो कन्वर्ट हो चुकी है, जो लाइट रेज हैं वो सब एक बीम में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग ही डिड वॉज ही कैप्ट अ कॉन्वेक्स लेंस बिफोर दिस बीम, तो इस बीम के आगे ये कॉन्वेक्स बीम रखा गया, और कॉन्वेक्स बीम का हमें पता है कि अगर लाइट सोर्स इन्फिनाइट पे है तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, तो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे यहाँ एक स्पेक्ट्रोमीटर रखा, ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रोमीटर रखा, और इसके अंदर यहाँ एक कैमरा भी अटैच था, तो ये क्या था, एक स्पेक्ट्रोमीटर। और उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रोमीटर था वो कैलकाटा की एक लैब में प्रेजेंट था, तो उन्होंने ये जो एक स्पेक्ट्रोमीटर था वो वहाँ से यूज़ किया था। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी, स्पेक्ट्रोमीटर तो कैलकाटा लैब में उनको मिल गया था, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ही मतलब चीप प्राइस में उनको, मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, तो उस टाइम पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बिल्कुल जो रेट होगी वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे रमन इफ़ेक्ट में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ हुआ था उसकी, ठीक है। नाउ लेट अस thoroughly discuss what is this Raman spectra, how is it formed, ठीक है। तो अगर कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट या हम कहें इंसिडेंट फोटोन की, ठीक है, और वो किसी ऑर्गेनिक लिक्विड पे इंसिडेंट हो रही है, तो जो
मॉलिक्यूल्स और फोटॉन्स होंगे, यानी ऑर्गेनिक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उनके बीच में स्कैटरिंग होगी। ठीक है, तो ये जो स्कैटरिंग है ये दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग। और ये जो इलास्टिक स्कैटरिंग है इसको हम रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रेले स्कैटरिंग। अब लेट अस सपोज कि हमें पता है इंसिडेंट फोटोन का, चलो लेट अस सपोज कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कुछ न्यू है। ठीक है, तो जो स्कैटर्ड फोटोन है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने क्या मानी, न्यू प्राइम। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि न्यू माइनस न्यू प्राइम, वो उस डिफरेंस को हमने बताया डेल न्यू। ठीक है, तो पहला केस क्या हो सकता है कि डेल न्यू जो डेल न्यू है वो ज़ीरो हो। ज़ीरो का मतलब क्या है कि इंसिडेंट फोटोन और जो स्कैटर्ड फोटोन है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब इस केस में जो मॉलिक्यूल है और जो इंसिडेंट फोटोन है उनके बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जितनी एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल पे उतनी ही एनर्जी का बाहर निकला है। तो इस स्कैटरिंग को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग या फिर रेले स्कैटरिंग। ठीक है, सेकेंड केस बनता है कि अगर डेल न्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन बड़ा है और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है, यानी कि जो न्यू प्राइम है वो दैट इज़ स्मॉलर देन न्यू। इसका मतलब तो जब स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी इंसिडेंट लाइट से, इसका मतलब जो एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन ने किसको दी है, मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी लॉस्ट कर दी है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई और लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, थर्ड जो केस है वो यहाँ पे क्या बन सकता है, थर्ड केस है डेल न्यू इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। डेल न्यू स्मॉलर देन ज़ीरो कब होगा, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम हो और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि न्यू प्राइम इज़ ग्रेटर देन न्यू। तो न्यू प्राइम ग्रेटर देन न्यू कब होगा, जब मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कुछ जो है इंसिडेंट फोटोन को या जो लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है उसको ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की एनर्जी तो डिक्रीज़ होगी लेकिन जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो लाइट फ्रीक्वेंसी increases but molecule energy decreases। तो यानी कि मॉलिक्यूल ने अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इंसिडेंट फोटोन को ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन ही केस हो सकते हैं, या तो जब इंटरेक्शन हो रही है मॉलिक्यूल्स और फोटोन के बीच में कि या तो उन दोनों के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो, या फिर तो मॉलिक्यूल अपनी कुछ एनर्जी दे दे, या थर्ड केस क्या हो सकता है कि जो लाइट फ्रीक्वेंसी जो फोटोन है वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल को दे दे। तो जब फोटोन अपनी कुछ एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहा है यानी डेल न्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, उस स्पेक्ट्रल लाइन को हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन, रमन स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो ये हुआ स्टोक्स लाइन। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल अपनी कुछ एनर्जी जो है फोटोन को दे दे, यानी मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी फोटोन को दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा हो गई, तो उस स्पेक्ट्रल लाइन को हम बोलेंगे एंटी
एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रमन स्पेक्ट्रा है वो ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।